हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारा 6th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो थर्मल एनर्जी को। ये भी एक तरह की रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। एज यू नो कि हमने इसको क्लासिफाई किया था सोलर एनर्जी, विंड, बायो पावर, हाइड्रो पावर। तो ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे जियो थर्मल को और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसके पहले लेक्चर में मैंने कहा था आपसे कि ये जो टेक्नोलॉजी है अंदर डेवलपिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, ये रिसेंट इनमें बहुत सारे वर्क हो रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। तो आपको जनरल नॉलेज मतलब जीके के रिलेटेड या फिर कुछ नए डेवलपमेंट हुए तो करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगर आपने इन सारे लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जरूर देखिए और आपके एग्जाम के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ के स्ट्रक्चर को समझते हैं, तभी हमको समझ में आएगा कि ये जियो थर्मल एनर्जी आती कहाँ से है। तो ये हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप डिफरेंट लेयर्स देख सकते हो। आप ये क्रस्ट है, ये मेंटले है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। यहाँ पे इनर और आउटर मेंटले भी आपको कहीं कहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर है। अब इसमें वेरिएशन कैसे होता है, इनकी थिकनेस क्या होती है, टेम्परेचर वेरिएशन क्या होता है, क्या इनमें पाया जाता है, मतलब मिनरल्स क्या क्या होते हैं, वो सारी लिस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। जैसे इनके थिकनेस की हम बात करें तो जो क्रस्ट होता है वो 30 किमी के आसपास होता है, इसकी डेप्थ भी 30 के आसपास होती है। जो अपर मेंटले होता है वो 720 750, ये इनकी बेसिकली थिकनेस और डेप्थ है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एज अ सर्वे मैंने आपको ये दिखा दिया है। क्या क्या होता है यहाँ पे, मिनरल्स क्या क्या होते हैं, तो ये सारे मिनरल्स बेसिकली इस लेयर में अवेलेबल होते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टेम्परेचर का जो वेरिएशन है। तो आप देख सकते हो कि जो आपका क्रस्ट की लेयर है जिसकी थिकनेस काफी कम होती है, ये जो अपर लेयर इसकी थिकनेस काफी कम होती है, इसकी थिकनेस इसके कंपैरिजन में, हमारे क्रस्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। और जो हमारा कोर होता है ये सबसे ज्यादा ठीक होता है और इसका टेम्परेचर भी आप देख रहे हो, कोर का टेम्परेचर अराउंड 7000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप डीप में जाते जाते हो टेम्परेचर इंक्रीज करते जाता है। सरफेस से आप डीप साइड जा रहे हो, मतलब कोर के साइड जा रहे हो, तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब ये जो टेम्परेचर है इसको हम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। कैसे यूटिलाइज करते हैं इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ कंसीडर करना पड़ता है जब आप इस टेम्परेचर को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हो। तो पहली जो यहाँ पे हीट फ्लो है, जब आप ड्रिल करोगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हीट है, हीट फ्लो, हीट वेव होंगी वहां पे। यहाँ पे एक हाई टेम्परेचर प्रेशर होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स भी होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। और यहाँ पे अर्थक्वेक वेव भी ट्रेवल्स कर रही होती हैं। तो जब कभी भी ड्रिल होता है, चाहे वो ऑयल ड्रिलिंग हो या फिर जनरल ड्रिलिंग हो या फिर वो हम जियो थर्मल के लिए ड्रिल कर रहे हैं, तो हमको ये सारी चीजें ध्यान में रखना होता है कि ये सारी चीजें बेसिकली वहां पे ड्रिलिंग में ऑब्स्टेकल क्रिएट करती हैं। और अगर हम कुछ और कॉमन डाटा की बात करें जिससे हम ये समझने की कोशिश करें कि बेसिकली टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर वेरिएशन कैसे होता है, कौन से रीजन में कम होता है, कहाँ पे ज्यादा होता है, कहाँ पे जियो थर्मल एनर्जी अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इसका वेरिएशन होता है 25 to 30 डिग्री पर किलोमीटर जब आप डेप्थ में जाते हो। अगर इसी को नॉर्दर्न रीजन में डिस्कस करें तो 20 के आसपास होता है, इक्वेटर पे ये 40 के आसपास होता है। अब ये सारी चीजें क्यों होती हैं, ये जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा। अगर थोड़ा भी आपको जियोग्राफी का नॉलेज होगा तो उस डिटेल में हम नहीं जाते हैं, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अगर यूज की बात करें हम, जनरल यूज की, तो जनरल यूज के लिए बेसिकली वाटर के लिए हम ड्रिल करते हैं। तो ये अराउंड 150 to 200 मीटर, ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, इससे कम भी होता है, इससे ज्यादा भी होता है। अगर हम ऑयल कंपनीज की बात करें तो ये कंपनी 5000 to 10000 मीटर के आसपास ड्रिल करती हैं और यहाँ का टेम्परेचर ये 200 डिग्री से लेके 350 400 डिग्री के आसपास होता है। तो काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर से आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए अब यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट यूज होगा बेसिकली ड्रिलिंग के लिए और उनको कंट्रोल के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं या जो हमारे केबल्स होते हैं, वायर्स होते हैं, उनका टेम्परेचर इतना वियर करना काफी डिफिकल्ट होता है, उनके लिए मटेरियल सर्च करना, तो ये काफी डिफिकल्ट होता है कि हम वहां पे एक एफिशिएंट ड्रिल कर पाएं। इसीलिए जो ड्रिलिंग कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा होती है।
और अगर हम कि इनके एज की बात करें तो एक बार ड्रिल हो गई तो दैट इज अराउंड 30-20 ईयर के आसपास वहां से हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेसिकली, अगर हम जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो। और अगर हम जियोथर्मल एनर्जी के स्टोरेज की बात करें तो जो एनर्जी स्टोरेज है वो सबसे ज्यादा कहा जाता है कि रिंग ऑफ फायर के पास है। रिंग ऑफ फायर मतलब पैसिफिक ओशियन में आता है ये, और ये बाउंड है जापान और फिलीपींस के आसपास। साउथ चाइना सी को भी आप कह सकते हो, यहाँ पे भी काफी एनर्जी के रिजर्वायर हैं, चाहे वो आप जियोथर्मल एनर्जी कहो या फिर गैसेज कहो, पेट्रोलियम कहो, ये सारी एनर्जी। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज उसके आइलैंड्स के लिए फाइट कर रहे हैं। जब भी कोई कंट्री किसी सी रीजन के लिए या फिर किसी रिवर बेसिन के लिए या फिर माउंटेनियस रीजन के लिए फाइट करती हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो रीजन एनर्जी का रिजर्वायर हो सकता है, इसीलिए कंट्रीज आपस में लड़ती रहती हैं। और अगर हम इंडिया के सिनेरियो की बात करें, जो जियोथर्मल एनर्जी है उसमें डेवलपमेंट इंडिया में कितना हुआ है, तो डेवलपमेंट के नाम पे हमने केवल और केवल रिसर्च किए हैं कि कितनी साइट अवेलेबल है इंडिया में जहां पे जियोथर्मल एनर्जी हो सकती है। और ये रिसर्च किसने किया है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कितने कांड किए हैं उसका एक एग्जांपल मैं आगे दिखाऊंगा। आप भी बहुत सारी न्यूज पढ़े होंगे कि ये क्या करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि ये कौन सी साइड इन्होंने बताया। तो जिसमें सबसे प्रोमिसिंग साइड है वो है लद्दाख का, जिसमें अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। और इन्होंने कहा कि अराउंड 10,000 मेगा वाट की पोटेंशियल है इन साइट्स में, जहां से हम जियोथर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इन्होंने ये 7 साइट रिकमेंड किए। बेसिकली आप देख सकते हो ये सारी साइट या तो माउंटेनियस रीजन है या फिर कोस्टल रीजन है या फिर वेसिन है, जो नदी की जो हमारी रिवर्स होती हैं उनकी वेसिन्स हैं। तो बेसिकली ये एनर्जी वहां पाई जाती है जहां से हम इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और थोड़ा हमको जो ड्रिलिंग है वो कम करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ लोकेशंस आपको दिख रही होंगी बेसिकली, जहाँ पे कहा गया कि ये सारे रीजन्स हैं जहाँ पे हमको जियोथर्मल एनर्जी मिल सकती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया था। अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो गुजरात सेट द फर्स्ट रीजन इन द इंडिया टू यूज द जियोथर्मल। कब यूज कर रहे हैं भाई? अभी यूज कर रहे हैं। ये देख रहे हो मार्च हमारी 29 की न्यूज है, कहा गया था कि ये अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी। स्टिल यहाँ पे रिसर्च चला। और कितनी छोटी देखो, इसकी कैपेसिटी कितना है, 20 किलोवाट की कैपेसिटी है। बहुत ही छोटा पावर प्लांट है, एक आप कह सकते हो, प्रोटोटाइप भी कह सकते हो। तो हम कितना पीछे हैं, मतलब बहुत ज्यादा पीछे हैं, हमारे पास रिसर्च नहीं है। इसका रीजन ये है, यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो। ये कांड किया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जिन्होंने कहा था कि गोल्ड्स की माइंस मिली हैं जहाँ पे थाउजेंड्स टन्स ऑफ गोल्ड्स हैं। मतलब इतना ब्लंडर कर देते हैं हमारी जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों कर देते हैं? या तो वहां पे इनएफिशिएंट लोग हैं, या तो फिर वहां पे काबिल लोग गए, सरकारी नौकरी थी, उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया और इनएफिशिएंट हो गए, खुद को इम्प्रूव नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया में रिसर्च को लेके। और जो काबिल लोग हैं बेसिकली वो तो सरकारी नौकरी ढूंढते हैं। एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो फिर ये टेंडेंसी होती है कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं। तो थोड़ा बहुत जो एफिशिएंसी है भी इंडिया में गवर्नमेंट जॉब में, वो केवल पीएसयूज में है। अगर प्योर गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ के तो लोग ऐसे ही कांड करते हैं, पहले सोना बता देंगे, बाद में कहेंगे कि कुछ नहीं निकला, केवल पत्थर है। ये सारी चीजें आप जानते ही हो। और जो सरकारी तंत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर उनमें कोई काम कर रहा है तो केवल सीबीआई वाले कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं, इनकम टैक्स वाले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं समझ तो गए ही होगे आप। जो आप समझ रहे हो गलत समझ रहे हो भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ समाज सेवा के लिए कर रहे हैं, बाकी तो आप सब जानते ही हो। आगे बढ़ते हैं। अब जियोथर्मल एनर्जी की बेसिकली बात करते हैं। इसे हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। तो पहले ये समझते हैं कि इसे हम रिन्यूएबल एनर्जी क्यों कहते हैं। इसे रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी में जो एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं उसको हम वापस से रिसाइकल कर देते हैं और हमें कुछ भी इनपुट नहीं देना पड़ता है, और फिर से वो रिसाइकल होके हम उसको यूज करने लगते हैं। कैसे रिसाइकल करते हैं, कैसे एनर्जी आती है, ये सारे हम आगे 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। अब पहले ये समझते हैं ये एनर्जी आती कहाँ से। तो हमने ये देखा कि जो अर्थ है, जितना ही हम डाउन जाते हैं, डीप जाते हैं, वहां का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। क्योंकि जो लेयर है हमारी, वहां पे रॉक होते हैं। तो रॉक दो टाइप्स के होते हैं, एक तो ड्राई रॉक होंगे, ड्राई हॉट रॉक। दूसरा एक मैग्मा के फॉर्म में होते हैं, मतलब मोल्टेन रॉक होते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। कई बार आपने देखे होंगे कि जब वॉल्केनो आता है, ज्वालामुखी, तो वहां पे मोल्टेन रॉक्स आ जाते हैं जिनका टेम्परेचर कई 1000 डिग्री होता है, और वो जिधर भी जाते हैं मतलब बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो वो भी एक तरह की जियोथर्मल एनर्जी ही है, बस उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। बहुत बार हॉट ड्राई रॉक, मैग्मा, ये सारी चीजें निकल के आती हैं। जियो प्रेशराइज्ड एनर्जी भी होती है। बेसिकली यहाँ पे मेंशन है कि कितने टाइप्स की जियोथर्मल एनर्जी होती हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोथर्मल, जियो प्रेशराइज
हॉट ड्राई रॉक और मैग्मा। तो यहाँ पे ये जो मैग्मा है, हॉट ड्राई रॉक है या फिर जियो प्रेशराइज्ड, इन तीनों एनर्जी में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुए नहीं है और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है जिनको हम यूज कर पाएँ। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, कहीं वॉल्केनो आता है, वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बट हम उसको यूटिलाइज कैसे करें, नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली जो हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोथर्मल एनर्जी। तो अब समझते हैं कि ये हाइड्रोथर्मल एनर्जी क्या होती है, इसे हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो जैसे कि हमने नाम लिया मैग्मा का, एक मोल्टेन रॉक जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, और जैसे ये सरफेस के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो वहां पे जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो ट्रैप होता है बेसिकली रॉक में, ये उसको क्या कर देते हैं, वेपराइज कर देते हैं। सिंपल थिंग इज दैट हीट एक्सचेंज होती है मैग्मा और रॉक के बीच में, जो वाटर होता है, तो ग्राउंड वाटर वहां से वेपराइज हो जाता है। जैसे ही ग्राउंड वाटर वेपराइज होगा, वहां का प्रेशर, टेम्परेचर सब कुछ बढ़ेगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी डिफरेंस भी आएगी, वो ऑटोमेटिकली ऊपर फ्लो करने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल ड्रिल करना है। जैसे ही ड्रिल करोगे, हाई प्रेशर वेपर्ड वाटर मतलब ड्राई स्ट्रीम ऊपर फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। आपको कोई पंप लगाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ड्रिल करके आपकी पाइप का जो होल है, जो ओपनिंग है, वो यहाँ पे रखनी है। तो वाटर यहाँ से क्या होगा, वाटर वेपराइज होगा, ड्राई स्ट्रीम आपके पास जाएगी, आप उससे टरबाइन चला लो। बाकी सारे प्रोसेस एज यूजुअल हैं। यहाँ पे आपको जो इनपुट एनर्जी है वही चेंज हो जाती है। तो अब कैसे कैसे हम इसको यूटिलाइज करते हैं, कौन से फॉर्म होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे दो तरीके से हम इसको यूटिलाइज करते हैं। पहला होता है ड्राई स्ट्रीम, दूसरा होता है हॉट वाटर। ये दो फॉर्म होते हैं जिन साइकिल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जो ड्राई स्ट्रीम होती है दैट इज वेपर डोमिनेटेड, मतलब यहाँ पे वेपर होता है, वाटर वेपर होता है। जो हॉट वाटर होते हैं दिस इज द लिक्विड डोमिनेटेड रिजर्वायर। रिजर्वायर की हम बात कर रहे हैं, मतलब एक तरह की एनर्जी जहाँ पे हॉट वाटर होता है और यहाँ पे वेपर होता है। तो बेसिकली अगर हम ड्राई स्ट्रीम की बात करें तो ड्राई स्ट्रीम आपको कहाँ पे मिल जाएगी, आपको इसके लिए ड्रिल करना पड़ेगा 7000 से लेके 10,000 फीट के आसपास। यहाँ पे जब आप ड्रिल करते हो तो ड्राई स्ट्रीम अगर वहां पे अवेलेबल है, डेफिनेटली इससे पहले आपका क्या होता है, साइट सिलेक्शन होता है। अगर ये पता चलता है कि यहाँ पे ड्राई स्ट्रीम अवेलेबल है तो डायरेक्टली आप ड्रिल करते हो, अपने जो पाइप्स होती हैं उनकी ओपनिंग उस एरिया में कर देते हो, और वहां से जो ड्राई स्ट्रीम होती है बेसिकली बाहर आती हैं। वहां से आप टरबाइन रन करते हो, टरबाइन से जनरेटर रन करते हो। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये डायग्राम है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। ये है आपकी टरबाइन। टरबाइन को आपको रोटेट करना है, आपको चाहिए इसके लिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से लेते हो आप, जियो से, जियो थर्मल एनर्जी। यहाँ से आप देख रहे हो ड्राई स्ट्रीम ऊपर आती है, और यहाँ पे कंट्रोलिंग वाल्व तो लगा रहेगा, ये बेसिकली इसको रोटेट करने के लिए कि फ्लो रेट आपको डिस्चार्ज क्या चाहिए। और यहाँ पे टरबाइन को रोटेट करते हैं, इसके बाद ये कंडेंस होते हैं, वापस इनको हम इंजेक्ट कर देते हैं। क्यों इंजेक्ट करते हैं, ताकि वाटर लेवल यहाँ पे बना रहे। अगर वाटर रहेगा नहीं तो दोबारा यूटिलाइज आप कैसे करोगे, फिर से वाटर नीचे जाता है, और जो हमारे रॉक होते हैं मैग्मा, उनसे हीट एक्सचेंज करता है, फिर से इवापोरेट होता है, फिर से वापस जाता है। देख रहे हो एक साइकिल बन गई है, आपको कुछ भी इनपुट देना नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और बाकी जो टरबाइन होती है जनरेटर को रन करती है, जनरेटर ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, इसके बाद लोड को ट्रांसफर हो जाता है। वेरी सिंपल प्रोसेस, ऑलरेडी ये सारी चीजें आपने डिस्कस किया है। तो फर्स्ट कैसे हम करते हैं, दैट इज ड्राई स्ट्रीम पावर प्लांट। अब सेकेंड का डिस्कशन करते हैं, हॉट वाटर ग्राउंड रिजर्वायर। अब बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से जो हमारा लिक्विड होता है वो काफी ज्यादा प्रेशराइज होता है, या फिर टेम्परेचर कम होने की वजह से प्रेशर के अकॉर्डिंग ये इवापोरेट नहीं हो पाता है, या फिर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, सैचुरेशन रीजन में रहता है, तो उसको हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो फिर उसका यूज हम कैसे करते हैं, वहां पे हम एक सेपरेटर लगाते हैं, या फिर इसे हम फ्लैश चेम्बर कहते हैं। फ्लैश चैम्बर में क्या होता है, बेसिकली हम इसका टेम्परेचर जो है उसको डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, प्रेशर डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, वापस इवापोरेट हो जाता है, और फिर से जो इसके पहले वाला प्रोसेस है उसे हम रिपीट करते हैं। तो ये डायग्राम देख लीजिए, ये भी सिंपल प्रोसेस है। यहाँ से क्या होता है, हॉट वाटर आगे जाता है, ये हमारे पास फ्लैश टैंक है जहां पे इसके प्रेशर को हम डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा ये क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। आपको पता है प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब चीजें आपने पढ़ा होगा। जैसे प्रेशर कुकर है, सिंपल एग्जांपल दें तो प्रेशर कुकर में टेम्परेचर 200 डिग्री तक पहुंच जाता है, बट जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। व्हाई इज दैट, बिकॉज वाटर को तो इवापोरेट हो जाना चाहिए 100 डिग्री पे। 100 डिग्री पे कब इवापोरेट होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं प्रेशर कुकर में, उसका इवापोरेशन टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसका, बढ़ जाता है। तो सिंपल फंडा ये, जैसे ही हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं यहाँ पे ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूरा स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा,
कुछ स्टीम में नहीं कन्वर्ट होते हैं तो उनको हम वापस भेज देते हैं वाटर लेवल इंक्रीज करने के लिए, और कुछ यहाँ से कंडेंस होकर टरबाइन से स्ट्राइक करते हैं, कंडेंस होकर नीचे आ जाते हैं। अब ये इतना आसान भी नहीं है। देखो स्टीम आई तो अच्छा हुआ, जब वाटर आता है तो इसके साथ बहुत सारे कंटामिनेंट भी आते हैं, तो आपको उसका भी ध्यान रखना होता है, उसको प्योरीफाई भी करना पड़ता है, ना तो आपकी टरबाइन क्या हो जाएगी, इरोज हो जाएगी। तो वो सारी चीज अलग है। यहाँ पे बस आपको इतना ध्यान रखना है। आपसे रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि जो फ्लैश स्टीम पावर प्लांट होता है उसको वो कैसे ऑपरेट करता है, उसमें हम वाटर को यूटिलाइज करते हैं, फ्लैश चैम्बर क्यों यूज करते हैं, कैसे वाटर को यूटिलाइज करते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो एक और साइकिल होती है जिस तरीके से हम इसको यूज कर पाते हैं, जिसे हम कहते हैं बाइनरी साइकिल। अब बाइनरी साइकिल क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो फ्लैश चैम्बर होता है वो एनफ नहीं होता है स्टीम कन्वर्ट करने के लिए। मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है और वहां से आपको सफिशिएंट अमाउंट में स्टीम का डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है जिससे आप टरबाइन चल पाए, तो आपके सामने प्रॉब्लम आ गया। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम एक सेकेंडरी फ्लूइड लाते हैं जिसका इवेपोरेटिंग टेम्परेचर वाटर के कंपैरिजन में कम है। तो यहाँ पे हम एक हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं, यहाँ से वाटर आता है, यहाँ पे हीट एक्सचेंज होता है। ये एक सेकेंडरी फ्लूइड होता है जिसका इवेपोरेटिंग टेम्परेचर कम होता है, तो ये क्या करता है, हीट एक्सचेंज करता है, इवेपोरेट हो जाता है, अगेन टरबाइन से स्ट्राइक करता है। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, कुछ ही लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम इतना क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं वाटर को यहाँ पे स्ट्राइक कर देते हैं। देखो वाटर का जो स्पेसिफिक वेट होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे हैमरिंग होगी, इरोजन जल्दी हो जाएगा टरबाइन का। नहीं तो हम तो डायरेक्टली वाटर को भी कर सकते थे, बट हम वाटर का नहीं करते क्योंकि वाटर को करने की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है हमारा। जितना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, इतनी महंगी टरबाइंस आती हैं वो वेस्ट हो जाएंगी, और दूसरी चीज बहुत सारे कंटामिनेंट भी आते हैं तो उनको प्योरीफाई करना। तो ये जो सेकेंडरी चीज होता है, यहाँ से दो चीज होता है। पहले तो हमको प्योरीफिकेशन की कोई टेंशन नहीं रहती है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो इरोजन या फिर कह सकते हो करोजन, इसका जो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा होगा उसका हो जाएगा, तो ध्यान देना पड़ेगा। बट बहुत महंगा कंपोनेंट हमारा जो टरबाइन है उसका वेस्ट नहीं होगा। तो ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी या बाइनरी इसे हम कहते हैं। बेसिकली बाइनरी से इसे हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे एक हम सेकेंडरी फ्लूइड का यूज करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, इवेपोरेट होगा, एक्सपेंड हो जाएगा और अगेन स्ट्राइक करेगा टरबाइन से स्ट्राइक करने के बाद टरबाइन को रोटेट करेगा। बाकी सारे प्रोसेस एज इट इज है जैसे कि हमारी बाकी सारी साइकिल वर्क करती हैं। बेसिकली रैंकिन साइकिल की तरह हम इसको यूटिलाइज करते हैं। जो भी यहाँ पे पावर प्रोडक्शन होता है एज अ रैंकिन साइकिल, आपने देखे होंगे रैंकिन साइकिल कैसे काम करती है। वहां पे हम वाटर को क्या करते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय द कोल एनर्जी, और यहाँ पे क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। तो वेरी सिंपल, रैंकिन साइकिल के प्रिंसिपल पे हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो एक्चुअल एक पावर प्लांट है, कुछ इस तरीके से पाइपलाइन बिछी होती हैं। इनके लिए थोड़ा सा एरिया ज्यादा चाहिए होता है। अलग अलग एरिया में हम क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं और वहां से जो वाटर वेपर होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने की या फिर ड्राई स्ट्रीम को एक्सट्रैक्ट करने की हम कोशिश करते हैं, तो ताकि हमारा जो डिस्चार्ज है वो ज्यादा हो और इजिली टरबाइन को हम रोटेट कर पाए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज अबाउट एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सिंपल इसके एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, रिन्यूएबल एनर्जी का है, बट यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा लगती है, ड्रिलिंग की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाती है, और जितना ड्रिलिंग होती है उससे उसकी एफिशिएंसी, मतलब जितना हमने कॉस्ट वहां पे लगाया कितनी एनर्जी आएगी इस पे भी श्योर नहीं होते हैं। बहुत बार हमने ड्रिलिंग किया और एनर्जी हमको बहुत ज्यादा नहीं मिली, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती हैं। स्मॉल यूज के लिए भी होता है, ये कमर्शियल यूज के लिए भी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, डिपेंड अपॉन द कितना एनर्जी अवेलेबल है। डिपेंड नहीं करता है ये कि कौन सा वेदर है, जैसे सोलर एनर्जी है आपकी डिपेंड करती है कि सन रेज आ रही है नहीं आ रही है, तो ये सारी चीजों पे ये डिपेंड नहीं करता है। बहुत बार ये डैमेज कर देते हैं जो अंडरग्राउंड लूप्स होते हैं, जैसे ट्री के रूट्स, जो हमारे लाइफ्स होती हैं अंडरग्राउंड, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इनके। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, जियोथर्मल इज द थर्मल एनर्जी प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द विजिबल साइन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। कौन से साइंस हैं, तो सिंपली भाई वॉल्केनो, डेफिनेटली वॉल्केनो क्यों आता है, उसके पास एनर्जी होती है, जो अर्थ की लेयर्स होती हैं वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हैं, अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर होता है, तो क्या करता है, ब्लास्ट कर जाता है। गीजर्स, हॉट स्प्रिंग्स, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी कि जो अर्थ से बेसिकली लीक होती हैं, तो हमको पता चलता है कि अंदर जियोथर्मल एनर्जी है जिसकी वजह से ये सारे फिनोमिनन हो रहे हैं। टेम्परेचर चेंज पर किमी ऑफ द अर्थ, डेप्थ कितना होता है, 20 to 30 इन जनरल अगर हम देखें तो। हाउ मच द एवरेज टेम्परेचर एट द डेप्थ ऑफ 10 km, 10 km मतलब जहाँ पे बेसिकली ऑयल कंपनी वर्क करती है हमारी बहुत बार, तो वहाँ का टेम्परेचर अराउंड कितना होता है, 200 to 400 डिग्री
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द मोल्टेन रॉक विद इन द अर्थ। मोल्टेन रॉक जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं बेसिकली। द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ जियोथर्मल सोर्स। इसमें से कौन सा जियोथर्मल सोर्स है, तो हाइड्रोथर्मल डेफिनेटली ये भी है, हॉट ड्राई रॉक ये भी है, जियोप्रेशराइज ये भी है। तो ये सारे हैं, जैसे कि हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि ये बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, और हम यूज कर पाते हैं केवल हाइड्रोथर्मल को। इसी की हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसी पे हम रिसर्च भी कर रहे हैं। द ड्राई स्ट्रीम हाइड्रो प्लांट वी यूज। ड्राई स्ट्रीम हाइड्रो प्लांट में बेसिकली क्या यूज करते हैं, यहाँ पे जो भी होती हैं हम बेसिकली रैंकिन साइकिल का यूज करते हैं। द फॉलोइंग प्लांट रन ऑन द बाइनरी साइकिल। इनमें से कौन सा है जो बाइनरी साइकिल पे वर्क करता है। बाइनरी साइकिल आपने देखा, वाटर आता है नीचे से, एक हमारा सेकेंडरी फ्लूइड होता है जिसको इवापोरेट करता है और हम उसको यूज करते हैं। तो लिक्विड डोमिनेटेड लो टेम्परेचर प्लांट है, डेफिनेटली वहां पे लो टेम्परेचर होता है, इसीलिए फ्लैश चेंबर में वो इवापोरेट नहीं हो पाता है, तो हमको बाइनरी सिस्टम लगाना पड़ता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ जियोथर्मल प्लांट। एफिशिएंसी जो होती है दैट इज अराउंड 10 to 21% के बीच होती है जियोथर्मल प्लांट्स की। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट आंसर है आपका बी है। अर्थ आउटर लेयर रॉक इज कॉल्ड। जो आउटर लेयर अर्थ की रॉक होती है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी ऑफ द जियोथर्मल पावर प्लांट इज। इनमें से कौन सी जियोथर्मल पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी है, तो ये सारी हमने डिस्कस किया है। ड्राई स्ट्रीम, फ्लैश, बाइनरी, बेसिकली ये हॉट वाटर वाली जो है, और बाइनरी, ये सारी चीजें, ये सारी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।